नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पहले जो सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने कोशिका के बारे में पढ़ लिया था और जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसको भी पढ़ लिया था। आज उससे आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का अध्ययन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लास्टिड जो लवक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और किसने और कब खोज की और इसके क्या क्या फंक्शन हैं, इन सभी का माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। और कब की थी? 1886 के अंदर इसने खोज की थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो भी फैक्ट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इन कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल? इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होती है? एटीपी उत्पन्न होती है। एटीपी उत्पन्न होती है, इससे क्या उत्पन्न होती है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म लिख लो आप, एग्जाम में ये भी आ जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, तो एटीपी बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसे क्या कहते हैं? कोशिका की बैटरी भी कहते हैं, नहीं बैटरी ऑफ द सेल भी कहते हैं। बैटरी ऑफ द सेल, इन कोशिका की बैटरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो चीज़ है जो आपको क्या है, ये एटीपी प्रोड्यूस करती है। इसको लिए इसको क्या कहते हैं? आपको पावर हाउस कहते हैं और इसको बैटरी भी कहते हैं। उसके बाद इसकी साइज और शेप क्या क्या होती है कि इसकी साइज या शेप, इसका आकार और आकृति क्या है? साइज एंड शेप। तो इसका साइज एंड शेप की बात करें तो इनके दोनों क्या है? वेरी करता है कि साइज एंड शेप क्या है? वेरी करता है। तो पहले क्या है मैं देख लेता हूँ, शेप क्या है उसका। शेप उसका होता है या तो बेलनाकार होगा या तो तस्करी नुमा होगा। क्या होगा? तस्करी नुमा होगा। ठीक है, तस्करी नुमा। तो ये इसका क्या है? दो साइज है। उसके बाद इसकी साइज की बात करूं मैं, तो साइज की बात करूं तो साइज के अंतर्गत इसके अंदर जो लंबाई है या लेंथ है, लेंथ कितनी होती है आपकी? इसकी लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। क्या है ये? क्या म्यू एम लिखा है, ये क्या है? माइक्रोमीटर है। उसके बाद इसकी चौड़ाई की बात करूं, क्या है? चौड़ाई या विड्थ की बात करूं, चौड़ाई कितनी होती है? 0.2 से लेके आपके 1 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो ये क्या होगी? इसकी साइज एंड शेप हो गई। साइज कितनी हो गई इसकी? लेंथ के अंतर्गत 1 से 4.1 हो गई माइक्रोमीटर। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी हो गई? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर हो गई। उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है? सेल विद इन सेल, यानी कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है। क्या होता है? सेल विद इन द सेल होता है। तो आप बोर्ड पे देख रहे हो तो ये जो पॉइंट 3-4 पॉइंट है ये काफ़ी एग्जाम में आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद इसको क्या कहा? ये होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ये आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। सेमी ऑटोनोमस क्या है ये? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, यानी अर्धस्वायत्त कोशिकांग। क्या है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए होता है। तो डीएनए होगा तो उससे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, उससे क्या बनेगा? आगे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा। तो एंजाइम खुद बनाता है और बाकी जितने भी एक्टिविटी हैं उससे श्वसन भी खुद ही कर लेता है। तो बाकी एक्टिविटी के लिए दूसरी सेल्स पर निर्भर रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी अर्ध स्वायत्त अंग। आधा काम खुद करेगा, आधा सेल के ऊपर डिपेंड रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते थे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। तो एक सेल के अंदर मैं बात करूं, यानी एक कोशिका के अंदर इसकी कितनी संख्या होती है। जैसे यहाँ पर आप देखते हो, एक कोशिका बना दी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर कितना होता है? ये बेसिकली जो कोशिका है वो
उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है कि वो ज़्यादा यहाँ की हार्ट की है या हाथ की है, वो सेल पे डिपेंड करता है। फिर भी यदि मैं इसका नंबर देखूँ तो वो होती है 1000 से 1600 नंबर तक हो सकती है, यानी 1000 से 1600 नंबर तक हो सकती है एक कोशिका के अंदर इतनी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा या कम भी हो सकता है, क्योंकि कोशिका है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है, कितना काम करती है कोशिका। तो ये इसके नंबर हैं, फिगर आप याद रख सकते हैं 1000 से लेके 1600। उसके बाद में आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसके अंदर ज़्यादा होगी, आपके जंतु के अंदर ज़्यादा होगी या प्लांट के अंदर ज़्यादा होगी, एनिमल के अंदर ज़्यादा होगी या प्लांट के अंदर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर है वो किसके अंदर ज़्यादा होंगे, एनिमल के अंदर ज़्यादा होंगे। ठीक, क्यों होंगे, क्योंकि एनिमल तो कार्य करना पड़ता है, चलता है फिरता है, बहुत सारे कार्य, लेकिन जो प्लांट है वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, आपके कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके अंतर्गत हम कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता है कि इजीली अपन देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते। इसके लिए क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक विशेष डाई होती है, उसको अभिरंजित करके उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो उसकी जो विशेष डाई होती है उस डाई का नाम क्या है, डाई, यानी जो किस डाई से इसको अभिरंजित करते हैं वो है जेनस ग्रीन बी। कौन सी है, जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी जो डाई होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाई है। इसकी मदद से जो इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं कि ये होती है वो क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाता है। जेनस ग्रीन बी की मदद से अपन इसको अभिरंजित करके क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। उसके बाद में मैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या संरचना है और इसके अंदर कैसे एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के आधार पर अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत बाकी जो पॉइंट्स रह रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक रेड कलर से आपको पाइपनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, पोरिन्स। क्या नाम है, इसे बोलते हैं पोरिन्स। ये क्या करता है कि इसके अंदर क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म आता और जाता रहता है, इसी क्या बोलते हैं, पोरिन्स बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं, इसके अंदर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड वो ऑर्गेनील होते हैं, वो कितने ऑर्गेनील कितने होते हैं, 3 ऑर्गेनील होते हैं। तो मैंने जो पहली कोशिका के अंदर बताया था, पहला लेक्चर लिया तो उसके अंदर मैंने बताया था कि इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से आपके ऑर्गेनील होते हैं। तो उसकी ट्रिक मैंने बताई थी, क्या बताई थी, MNC, क्या बताई थी, MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। उसके बाद में एक होता है मेम्ब्रेन लेस, यानी जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। उनकी जो ट्रिक क्या थी, RBCN। तो आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं, ऊपर आपका आई बटन आ रहा है, तो आई बटन पे क्लिक करके जो कोशिका के उसके वीडियो भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसके लिंक भी प्राप्त है, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यानी R क्या मतलब, राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस, ये होते हैं मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऊपर क्या, एक ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही, एक ये दे रही, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, उसके बाद जो ये से बोलते हैं, ये बाहर की तरफ है, इसलिए क्या बोलते हैं, आउटर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, OMM, क्या बोलते हैं, OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड ज़्यादा होता है, लिपिड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो अंदर की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, आपके प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो इसके अंदर एंजाइम भी ज़्यादा बनेगा। प्रोटीन है तो प्रोटीन से क्या बनता है, एंजाइम ज़्यादा बनता है। तो एंजाइम ज़्यादा बनेगा, तो इसी के अंदर क्या चलती है, आपकी जो क्रेब्स साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, वो इसके अंदर चलती है। कौन सी चलती है, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन। इसके अंदर कौन कौन चलता है, क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल
एरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है, इससे क्या उत्पन्न होती है, आपके एटीपी उत्पन्न होती हैं। क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन इसके अंदर चलती हैं। क्या चलती हैं? दो इंपॉर्टेंट साइकिल हैं, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन। इससे क्या उत्पन्न होती है, अपने जो भी अपन चल पाते हैं इससे एटीपी फॉर्म होती है, लेकिन बाकी भी दो और रिएक्शन आपके जो साइकिल है उससे भी होती है। जो मैक्सिमम एटीपी ज़्यादा उत्पन्न किससे होती है? क्रेब्स साइकिल से। इसके अंदर कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद में आपको यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है, ये पूरी जो अंदर की तरफ अंगुली नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? क्रिस्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी क्या करती हैं कि इसके अंदर क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, यानी पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसको क्या बढ़ा देती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। क्या करती हैं? सरफेस एरिया को क्या करती है? बढ़ाती है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो ये एक छोटी सी जगह है, उसको अपन फोल्ड करके रख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अपने जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी आपके जो माइक्रोविलाई लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं? विलाई एंड माइक्रोविलाई लगे रहते हैं। उनका कार्य ही क्या है कि उसके अंदर क्या होगी? जगह कम है तो उसके अंदर क्या करना है कि पूरे भोजन को भी पाचित करना है, आपको अवशोषित करना है। अवशोषित करने के लिए क्या कर दिया है कि उसके अंदर माइक्रोविलाई लगा दी, विलाई एंड माइक्रोविलाई लगा दी, जिससे क्या हो जाता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो इजीली अवशोषित हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर भी क्या होगा? ज़्यादा क्रिस्टी होगी, ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर क्या होगी? आपकी क्रिस्टी जो सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, तो ये सरफेस क्रिस्टी का काम क्या होगा? इसके अंदर क्या चलेगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। जो आधारीय आपकी जितने भी उपापचयी क्रिया हैं क्या चलेगी? इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। क्या चलेगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। उसके बाद में जो यहाँ पर आपको डंडे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इससे क्या उत्पन्न होती है? आपकी जो एटीपी फॉर्म होती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसका डीएनए दिखाई दे रहा है। डीएनए कौन सा होता है? ये है आपका कौन सा डीएनए है? यहाँ पर ये होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है तो सर्कुलर डीएनए, और डबल स्टैंडर्ड मतलब दो स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और ये कौन सा रिस होता है? जीसी रिस डीएनए होता है। कौन सा रिस होता है? जीसी रिस डीएनए होता है। और यहाँ पर एक डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होता है रूबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को एंजाइम होता है। रूबिस्को एंजाइम। तो रूबिस्को एंजाइम होता है वो संपूर्ण जीव जगत के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। इस जीव जगत का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है रूबिस्को। ये एग्जाम के अंदर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन भी कह सकते हैं इसको। तो एंजाइम या प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला है वो कौन सा है? रूबिस्को होता है। उसके बाद इसके अंतर्गत यहाँ पर जो किस्टी दिखाई दे रही है, जिसे यहाँ पर ये इतनी संरचना दिखाई दे रही है, इसको मैं क्या करूँगा? अब इस संरचना को निकालूंगा, यहाँ से इस संरचना को निकालूंगा और थोड़ा जूम करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इस संरचना को निकाल के मैं जूम करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको जूम करके बताया है। ये कौन सी होगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी। और यहाँ पर जो ग्रीन लेयर से दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका? वो आपके दसवां अंदर दिखाई दे रहा है। जो दसवां पार्ट है उसे बोलते हैं F0, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? F1। F0 और F1। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होंगे? अंदर की ओर H+ बनेंगे। H+ बनने के कारण यहाँ पर क्या होगी? सांद्रता प्रवणता बनेगी। जैसे यहाँ पर H+, 2 H+ यहाँ से क्या हो जाएंगे? बाहर आएंगे। 2 H+ बाहर जाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो रोटेट होता है, ये क्या होता है? अंदर इसके अंदर परिवर्तन आता है और ये रोटेट होता है। रोटेट होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ADP प्लस क्या है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP मिल के क्या बन जाता है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो वहाँ पर मैंने फुल फॉर्म बताई थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। जो अपने जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है? ये काम आता है। ATP जो एनर्जी बनती है ATP के फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर क्या बन गई? ATP बन गई। ADP प्लस IP, यहाँ पर ADP है। क्या है यहाँ पर? ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? ADP है। क्या है? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। और यहाँ ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे जनन करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है? तो ये इसकी संख्या बढ़ती है आपके बाइनरी फिजन
बाइनरी फिजन यानी एक से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, ये बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, आपके एंडो सिम्बायोटिक बोलते हैं, एंडो सिम्बायोटिक। एंडो सिम्बायोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ओरिजिन है किससे हुई थी, आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से हुई थी। किसके, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया से हुई, किससे हुई थी, पर्पल सल्फर नहीं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। उससे आपके जो जैसे इवोल्यूशन हो रहा था उस समय ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ था, पहली बार इसके अंदर आया था, ये कौन आया था, आपके माइटोकॉन्ड्रिया आया था। कौन किसके अंदर था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नहीं था, सॉरी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उसके अंदर पहली बार आया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक। उसके बाद में जो जितने भी अदर के अंदर भी गया था उससे, ये तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने डिटेल से स्टडी कर ली। तो डिटेल्स स्टडी आपको एक पॉइंट क्या याद रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद सेल विद इन द सेल है। उसके बाद सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील है, इसे पावर हाउस, इसे बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, इसे एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब आपको चीज़ याद रखें। इसके अंदर क्या चलता है, आपका वायवीय श्वसन चलता है, किसके अंदर चलता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर चलता है। ठीक है, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिड, जो लवक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर का 3 लवक आएंगे आपके, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट और एक क्या आएगा, ल्यूकोप्लास्ट। इन सभी तीनों का अपन एक एक करके देखते हैं। तो प्लास्टिड हिंदी में बोलते हैं इसको लवक। प्लास्टिड भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी डोरी झिल्ली से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी डोरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर का 3 के अंदर बांटा गया है इसको, आपके क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के अंदर इसको विभाजित किया गया है। तो इसको किस आधार पर विभाजित किया गया है, तो इसको आपके विभाजित किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट उपस्थित है या नहीं है उसके आधार पर, यानी प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट जो आपके वर्णक है उपस्थित है या नहीं, एंड टाइप ऑफ पिगमेंट कौन कौन से प्रकार के पिगमेंट है, टाइप ऑफ पिगमेंट के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित कितने भागों में किया गया, 3 भागों में, यानी प्रेजेंस यानी उपस्थित है, पिगमेंट उपस्थित है या नहीं उसके आधार पर, या कौन से प्रकार के उपस्थित हैं तो भी कौन सा प्रकार का उपस्थित है उसके आधार पर इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। प्लास्टिड को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। तो उसका पहला पार्ट है, उसका नाम है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है, क्रोमोप्लास्ट। दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड का नाम है आपके ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है, ल्यूकोप्लास्ट। इसका नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से वर्णक हैं, उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से हैं, उसके बाद में आपका जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से, क्योंकि इसी के आधार पर इसको वर्गीकृत किया है। यानी वर्णक देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट या वर्णक उपस्थित हैं, वर्णक कौन कौन से उपस्थित हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है आपका कौन सा होता है, केरोटिन एंड जेंथोफिल। ये 2 प्रकार के इसके अंदर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, केरोटिन एंड जेंथोफिल। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। आपने नाम भी सुना होगा क्लोरोफिल, मेनली यही होता है। कौन सा होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और एक और भी होता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड कौन सा होता है, दूसरे प्रकार का नाम है उसका कैरोटीनॉइड। ठीक। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके अंदर किसी भी प्रकार का उपस्थित नहीं होता है पिगमेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसके अंदर कैरोटीन एंड जेंथोफिल होता है, इसके अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, मेनली यही होता है। उसके बाद कैरोटीनॉइड भी होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। बाद में इसके अंदर देखते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शन क्या है, कि भाई क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, क्लोरो का क्या है, ल्यूको का क्या है। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्या करता है, जितने भी आपने देखे होंगे फूल आते हैं आपके, उसके अंदर आपके क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं या पेटल होते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। वो कौन देता है, वेहिकल देता है। ये भी क्या करता है, जितने भी आपके फल सब्जी खाते हैं उसके अंदर जो आपके कलर आता है, तो ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। जो रंग आता है ना, अलग अलग कलर प्रोवाइड। जैसे आप मिर्च का देख रहे हो तो पहले हरी होती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। तो लाल किसकी वजह से हुई थी, क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस,
यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा। जैसे पत्ती हरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में ये क्या करेगा? फूड स्टोरेज, यानी भोजन का क्या करेगा? संग्रहण करेगा, फूड स्टोरेज करेगा, ठीक है, क्या करेगा? फूड स्टोरेज करेगा। उसके बाद में जो यहाँ पर ये इसके अंदर होता है कैरोटीनॉइड है, तो कैरोटीनॉइड के अंदर मैंने पहले भी बताया था, ये किसके अंदर उपस्थित होता है? बीटा कैरोटीनॉइड होता है गाजर के अंदर उपस्थित। यहाँ पर कैरोटीनॉइड इसके अंदर होता है लाइकोपीन। क्या होता है? लाइकोपीन होता है। क्या होता है? लाइकोपीन होता है। क्या होता है? लाइकोपीन होता है। और लाइकोपीन किसके अंदर उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है आपके जो रेड चिल्ली एंड टोमेटो, जो टमाटर एवं लाल मिर्ची के अंदर उपस्थित होता है। किसके अंदर उपस्थित होता है? रेड चिल्लीज एंड टोमेटो, ठीक है, इसके अंदर ये उपस्थित होता है। उसके बाद अपन क्या इसको क्रोमो को पढ़ दिया, अब क्या पढ़ेंगे? डिटेल से क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है या पॉइंट है वो क्या हमारा? क्लोरोप्लास्ट को अपन इसे थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है आपके जितने भी प्लांट है, किसके अंदर उपस्थित होता है? प्लांट के अंदर। प्लांट यानी पादप के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर उपस्थित होता है? प्लांट के अंदर उपस्थित होता है। उसके बाद में प्लांट के अंदर भी किसके अंदर उपस्थित होता है? यानी पादप के अंदर जो पत्ती देखते हो, लीफ, उसके अंदर उपस्थित होता है। और लीफ के अंदर भी किसके अंदर उपस्थित होता है? लीफ के अंदर होती है आपकी मेसोफिल कोशिका। किसके अंदर उपस्थित होता है? मेसोफिल कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, यानी मेसोफिल सेल के अंदर उपस्थित होता है। तो मेसोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं? तो एक मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं 25 से 40 लगभग। कितने होते हैं? 25 से लेके 40 के बीच में उपस्थित होते हैं। ये तो हो गया इस किसके अंदर उपस्थित होते हैं। उसके बाद में इसके अंदर भी एक डायग्राम आता है। डायग्राम की मदद से इसको भी पूरा देखते हैं कि इसके अंदर डायग्राम की मदद से इसको पूरा देखते हैं। तो डायग्राम मैं बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया, ठीक है। ये भी क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। यहाँ पर क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रेना होते हैं, ग्रेनम। ये आपको क्या होता है? ग्रेनम। इस पूरे को क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? थैलाकोइड बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? थैलाकोइड बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा लेमिने से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर एक होता है, उसे क्या बोलते हैं? थैलाकोइड, और इस पूरी को क्या बोलते हैं? ग्रेनम, और इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिनी, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिनी बोलते हैं। उसके पश्चात इसके अंदर भी क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इसके अंदर ही क्या चलता है? आपका फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अंदर ही केल्विन साइकिल चलती है, वो मैं आपको डिटेल से किसके अंदर बताऊंगा? यहाँ पर अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, उसके अंदर बताऊंगा। और ये पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है। किसके अंदर होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उसका नाम क्या है? रूबिस्को। इसके वो उसमें मैंने गलत बता दिया था, तो उसके अंदर उपस्थित नहीं होता। किसके अंदर उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है। तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं कि रूबिस्को किसके अंदर उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट के। क्यों होता है? क्योंकि ये रूबिस्को होता है वो केल्विन साइकिल, उसके बाद सीपोल साइकिल भी चलती हैं, जो आपके जीरोफाइट्स हैं, जो आपके मरूद बीजीय पादप हैं, उसके अंदर ये होती हैं। तो ये क्या करती है कि जो पानी की कमी है, पानी की कमी वाले पादपों के अंदर उपस्थित होता है। तो ये किसके अंदर होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं। तो आप वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, तो करेक्शन जरूर करना। जो यहाँ पर रूबिस्को है वो किसके अंदर उपस्थित होता है? इसका जो फंक्शन है मैंने वहाँ पर बता दिया था। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंतर्गत एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आप टमाटर देखते हो या फिर क्या देखते हो कि आलू देखते हो, ठीक है। टमाटर या आलू का जो पहले क्या होता है कि टमाटर अलग रंग का होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है या पकता है उसके बाद उसका भी कलर क्या हो जाता है? चेंजेज हो जाता है। तो मैं पहले क्या लेता हूँ? टमाटर लेता हूँ। जैसे मैंने लिया टोमेटो।
टोमेटो क्या होता है कि शुरुआत में टमाटर का रंग होता है वो कैसा होता है, आप शुरुआत के अंदर जो टमाटर देखते हो यानी जो कच्चा टमाटर होता है उससे भी कच्चा वो होता है आपका वाइट कलर का। कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाता है आपका ग्रीन हो जाता है। ग्रीन तो टमाटर देखे ही होंगे ने, जो हरा टमाटर है उसके बाद में कैसे हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं। अंतिम में कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। जो पकते हैं पूर्णतः लाल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाता है कि वाइट है किसकी वजह से हुआ है? वाइट है ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन है किसकी वजह से हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद रेड किसकी वजह से हुआ है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से हुआ है। उसके बाद में मैं आपको एक है आपका क्या है? पोटैटो यानी आलू। क्या है? पोटैटो यानी आलू। पोटैटो पहले क्या होता है? पोटैटो होता है पहले वाइट, उसके बाद ग्रीन होता है। क्या होता है? वाइट और ग्रीन। यानी ल्यूकोप्लास्ट किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये वापस पहले क्या होता है? ग्रीन होता है, उसके बाद वाइट होता है। तो आपको याद रखना है कि पहले कैसा होता है? ग्रीन और वाइट। तो ये आज हमारी क्लास थी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बारे में। धन्यवाद।